This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः वैशाख शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 24 मे 2021 चरक दिनांकचा अध्याय 1 आगन्तुक शङ्खं चक्रं जलतां दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं तालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यतः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा विश्वेश्वरा अग्निवेशादिकेभ्यो यः प्रयच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अभिघात अभिसंग अभिशाच अभिकार अभिशापेभ्यः आगन्त्री यथा पूर्व अष्टमो भवति स किंचित कालम आगन्तुक केवलो भूत्वा पश्चात् दोषे अनुबध्यते तत्र अभिघातजो वायुना दुष्टशोणिताधिष्ठानेन मया यथा उक्तं यत् अभिघातजे व्याधो न केवलं वातस्य विकारः कार्यः किन्तु शोणितदुष्टिरपि तत्र विद्यते इत्यस्यपि विचारः तत्र कार्यः एव अभिषङ्गशः पुनर्वातपित्ताभ्याम् अभिचाराभिशापजो तु सन्निपातेन अनुबध्यते। तो अभिचार और अभिशाप ये संधिपात से जुड़े इस प्रकार से होते हैं। तो इस प्रकार के अगर मरीज सामने आए, दिखने में आए, तो इसमें ये संधिपात का विचार इस प्रकार का जरूर करना है। लोग समझते हैं कि ये सब अंधश्रद्धा ये है और ऐसा कुछ होता नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, लेकिन इसके अनुभव व्यवहार में आते रहते हैं। तो इसको अंधश्रद्धा नहीं मानना चाहिए। कई जगह ये अंधश्रद्धा हो सकती है या गोवाबाजी हो सकती है, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस ऐसे जरूर है कि इसमें ये अंधश्रद्धा नहीं रहती। तो वास्तव इस प्रकार का है। कोडटकर सर के यहाँ नागराज करते एक पेशेंट थे, उन्होंने काफी बार कोडटकर सर को और उनके छात्रों को उनके किसी रिश्तेदार की बात कही थी कि जो बिल्कुल क्रिपल्ड हो गया था और हलना फिर फिरना वगैरह सब मुश्किल हो गया था। तो किसी मांत्रिक को बुलाया गया, तो उसने कहा कि मैं उनके घर पे जाऊंगा, ओरिजिनल घर जहाँ पे है वहां पे। और फिर वहां जाने के बाद उसने एक जगह ढूंढ निकाली और कहा कि यहाँ खुदाई करो इस प्रकार से। तो अंदर एक बॉक्स थी और उसमें एक बाहुली या डॉल इस प्रकार के थे। उसने सभी जगह से पिन तासनी जो बोलते हैं वो डाले थे। और उसकी कंडीशन और इस आदमी की कंडीशन एक जैसी इस प्रकार।
तो उसने कहा कि ये करनी की गई है, अभिचार इस प्रकार का है। और फिर मैं इसको अभी उलट देता हूँ, और वो करने से ये रुग्ण ठीक हो गया, और जिसने ये करनी कराई थी वो बीमार हो गया, इस प्रकार से। तो ये सच्ची बातें हो सकती है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सजग रहना चाहिए। ये बहुत अपवादात्मक रूप में ही देखे जाते हैं, रेगुलर केसेस दिखाई नहीं देते इसको। लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये केवल झूठ है और मानसिक परिणाम है, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में भी होते हैं। ये एक बात ध्यान में रखनी इस प्रकार की। मातापित्यापामिति कश्चित् वातेन कश्चित् पित्तेन कश्चित् मातापित्ताभ्यां वचनं हि कामशोकभयात् वायुर्क्रोधात् तीर्थं त्रयो मलाः भूताशङ्कात् भूताभिशङ्कात् कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः। भूताभिशङ्के तु यद्यपि निर्दोष प्रकोपतः तथापि तत्र वातपित्तयोः एव एतद्वचनबलात् प्राधान्यम्। थोड़ा सा मुश्किल है इस प्रकार से मानना। जैसी स्थिति है, जिस प्रकार के लक्षण है, उसके आधार पर हर व्यक्ति की चिकित्सा होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। स सप्तविधात् ज्वरात् विशिष्ट लिंगोपक्रम समुत्थानत्वात् विशिष्टो वेदितव्यः कर्मणा साधारणेन च उपचर्यते इत्याष्टविधा ज्वर प्रकृतिरुक्ता। तो ये जो आगंतु ज्वर है वो सप्तविधा जो बाकी ज्वर बताए, विशिष्ट लिंगोपक्रम समुत्थानत्वात्, तो उसके विशिष्ट लिंग है, विशिष्ट उपक्रम है और विशिष्ट कारण है, इसलिए वो विशिष्ट है। तो उस प्रकार के ज्वर में उसी प्रकार की उसकी चिकित्सा, उसका उपक्रम भी अलग है। मंत्र मणि होम मंगल वगैरह वगैरह जो है दैव विभाषा चिकित्सा या आघात जन्य है तो माता और दुष्ट शोणित इनकी चिकित्सा इसमें करनी है, तो एक ये विशिष्ट है। कर्मणा साधारण च उपचर्य, और साधारण कर्म जो है वो भी उसमें किया जाता है, उसका उपचार। तो साधारण दैव युक्तिभाषण दैव भाषण बलि होम बलिमंगल होमादि। तो कर्म साधारण तेषाम, ये दो जगह ज्वर में भी आता है, और जनपदो संस्थानीय में भी ये शब्द प्रयोग कर्म साधारण तेषाम ये कर प्रयोग आता है। ज्वरस्तु एक एव संताप लक्षण। केवल संताप ये लक्षण होने वाला ज्वर एक ही है। तो ये संख्या भेद से, संख्या संप्राप्ति से ज्वर के 8 प्रकार हो गए, लेकिन वैसे देखा जाए तो ज्वर एक ही है। तमेव अभिप्राय विशेषात् विधुम आचक्षते निरागत विशेषाच्च। और उसी को अभिप्राय विशेष से दो प्रकार का मानते हैं, निगरागंतु विशेषाच्च, और उसमें निजा और आगंतु ये विशेष इस प्रकार के। तत्र निजं द्विविधं त्रिविधं चतुर्विधं सप्तविधं च आहुर्विशेषो वातादिविधम्। तो निज विकार है वो दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, सात प्रकार। वातादि विकल्प, तो वातादि विकल्प से ये भिन्न भिन्न प्रकार के इस प्रकार से होते हैं। अभी रोगों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। ज्यादातर रोगों का वर्गीकरण वातज पित्तज वगैरह प्रकारों के अनुसार किया जाता है। और वातज पित्तज कफज ये तो होते ही है। संधिपातज कहीं होते हैं, कहीं द्विदोष जो होते हैं, और कहीं उसके अलावा आगंतुज होते हैं। ये सभी निजों के प्रकार होते हैं। और कुष्ठ वगैरह रोगों में क्षुद्र कुष्ठ, महाकुष्ठ इस प्रकार का विवरण किया है। सर्व कुष्ठ प्राय सांधिपातिक प्रकार के होते हैं। जहाँ ये वात पित्त कफ का संबंध ज्यादा नहीं है, वहाँ अलग ही क्लासिफिकेशन किया जाता है। वातरक्त में जैसे उत्तान और गंभीर इस प्रकार के दो भेद किए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि किस दृष्टि से हम उस विकार को देखते हैं। भेदता ही भेद्य 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 अन्यथा भिन्न। भेदता जो है वो भेद्य चीज को अलग तरीके से उसका भेद कर सकता है। तो उसी रोग को अलग अलग तरीके से देखने के कारण अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण उसके
हो सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि रोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर करें। ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। जैसे कैंसर जैसे विकारों में आधुनिक वैद्य के अनुसार सेल टाइप पर उसका विभाजन किया गया है। अब हम हमारे दृष्टि से अगर कैंसर के भेदों का वर्णन करना चाहते हैं, प्रकार वर्णन करना चाहते हैं, तो किस आधार पर करें। वहां जैसे सेल टाइप है, वैसे हम दूसरों के आधार पर इस धातु में स्थित है, उस धातु में स्थित है, या इस अवयव के आधार पर इस अवयव में स्थित है वगैरह। वहां ये बताने के बावजूद भी अवयवों का कैंसर इस प्रकार का बताया है, लंग कैंसर है, लिवर कैंसर है, कोलन कैंसर है वगैरह इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में क्लासिफिकेशन किस प्रकार का होगा और दोषों का संबंध किस प्रकार का होगा। हमारा जो प्रयास रहा है उसमें कैंसर भी सांधिपातिक है, विशेषता वात पित्त प्राधान्य है और अपतर्पण जन्य है। ये हमारा जो कार्य हमने तिलक महर्षि विद्यापीठ में किया था, वहां का कंक्लूजन ये है। ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि ये लीजन वहां पे कोई बढ़ता है विकृत इस प्रकार का, तो वृद्धि ही तर्पणात् प्रायो वृद्धि ही तर्पणात्, प्राय जो वृद्धि होती है वो तर्पण से होती है, क्लेशमाणा मिलता और उसमें कफ का प्राधान्य इस प्रकार का होता है। और फिर उसके लिए अपतर्पण करना चाहिए। अगर ये संतर्पणोत्तर है तो उसका अपतर्पण करना चाहिए, लेकिन वास्तव में अपतर्पण करने से हानि ज्यादा होती है। जैसे कि तमक श्वास में बताया गया, सर्वेशा ब्रूहणी यंता शक्तिश्च प्रायशो नात्यर्थम शमने पायो भूषो शक्तिश्च कर्षण। तो ब्रूहण करने से अल्प और शक्य इस प्रकार का उपद्रव होगा। लेकिन कर्षण करेंगे तो वृषो शक्य, तो वो अशक्य इस प्रकार का हो जाता है ट्रीट करने। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किस रोग में किस तरीके का प्रिंसिपल प्रयोग में लाना है, ये निर्भर करना पड़ेगा। और किस क्लासिफिकेशंस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो हमारा क्लासिफिकेशन अगर दूसरों के आधार पर बनता है कि रक्त इन्वॉल्व है, रस इन्वॉल्व है, या कुछ मांस मेद वगैरह इन्वॉल्व है इस प्रकार से, या अस्थि इन्वॉल्व है, तो शायद हमारा देखने का तरीका और एलोपैथी का देखने का तरीका अलग अलग इस प्रकार का हो जाए। हाँ, लेकिन वो अगर हमारे लिए किस धातु पाचक का प्रयोग करना है ये बताने में सक्षम रहता है और उसके आधार पर चिकित्सा अलग तरीके से बनती है, तो हमारे लिए वो सही है इस प्रकार से। तो एक तो लोग ज्यादातर ऐसा पसंद करेंगे कि उनका जो क्लासिफिकेशन है उसको आयुर्वेद में कैसे बिठाए, इस प्रकार का सोचने की कोशिश करेंगे। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि हमारे दृष्टि से किस स्रोतस की दृष्टि है, किस दूसरे की दृष्टि है, ये देखते हुए उसका क्लासिफिकेशन हम बनाए, ये ज्यादा बेहतर तरीका इस प्रकार का है। तो निषद विविध त्रिविध चतुर्विध सप्तविध, अभी विविध कौन सा बताया, शीतोष्ण अभिप्राय भेदा, त्रिविधम त्रिदोष भेदा, चतुर्विधम प्रत्येकम वातादि दोष। जन्यभेदा तत्र चातुर्विध्ये द्वन्द्वज्वराः प्रतिक्षिप्यन्ते तेषां प्रत्येकं वातादिज्वरसदृशत्वात् त्रिदोषज्वरस्तु असाध्यता योगात् साध्यता योगात् वा प्रतिदोष। तो अभी इनको ये करना है कि जो भी हमारे सामने प्रकार आते हैं उन सभी के बारे में वो किसमें उसका समावेश करना है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा। तस्य एवानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद् यथा मुखवैरस्यं दुर्गातत्वम् अनन्नाभिलाषा। अब ये थोड़ा सा अजीब
तरीका है, ये चरक में कई बार इस प्रकार का देखा जाता है। ये सब बताने के बाद वातज, पित्तज, कफज, द्वंद्वज, सांधिपातिक और आगंतुज, ये सब रोग बताने के बाद, प्रकार बताने के बाद पूर्व रूप की बात करें। वस्तुतः तदेव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते, इसके जरिए पूर्व रूप पहले कहना चाहिए था। प्रमेय में तो पूर्व रूप अंत में दिया गया है इस प्रकार से। तो ये क्यों दिया गया है, इसके बारे में संदेह है। पूर्व रूप इसी प्रकार से होना चाहिए था वास्तव में, अगर कालानुक्रम देखा जाए तो। लेकिन सभी ज्वरों के प्रकारों के वर्णन के बाद पूर्व रूप के बारे में बताया गया है, तो ये थोड़ा सा अजीब इस प्रकार का है। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली कि ऐसा इस प्रकार से क्यों किया गया है। तो एक मुख्य गौण भाव ये हो सकता है कि ज्वर के पूर्व रूप कुछ ही क्षणों के लिए, पलों के लिए होते हैं और तुरंत उसके बाद में ज्वर की अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ज्यादा महत्व ज्वर के रूप को ही दिया जाए, इस हैसियत से ये बाद में लिखा है। उतने व्यक्त स्वरूप से पूर्व रूप दिखाई नहीं देते, ये एक शायद कारण होगा, लेकिन बताना मुश्किल इस प्रकार का। तो मुखवैरस्य गुरु गात्रत्व, शरीर में गुरुता इस प्रकार का महसूस होना। अनन्नाभिलाषा, तो अन्न के बारे में अभिलाष नहीं होना, अन्नाभिलाष इस प्रकार से। चक्षुषोः आकुलत्वम्, नयन में आकुलत्व इस प्रकार का। अश्रागमन, आंखों से पानी आना। निद्राधिक्य, नींद ज्यादा आना। अरति, तो नकत्र कुत्रचित अवस्थान, किसी भी स्थान में ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता इस प्रकार के। जृंभा, विनामा, तो इस प्रकार से झुक जाना। बेपथु, श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोमहर्ष दंत, तो श्रम भ्रम प्रलाप जागरण रोमहर्ष और दंत हर्ष। शब्द शीत वात आतप सहत्वा सहत्वम, तो इसका सहत्व भी और असहत्व भी दोनों इस प्रकार से दिखाई देना। तो दोष के अनुसार ये होते रहेंगे। शब्द का बारे में, शीतत्व के बारे में, वात के बारे में और आतप के बारे में, सहत्व या असहत्व। अरोचका विपाक, अरोचक और अविपाक। दौर्बल्यम, अंगमर्दः, सदनम, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता यानी कि एक काम बहुत देर तक करते रहना इस प्रकार से। उचितस्य कर्मणो हानि, जो उचित इस प्रकार का कर्म है उससे हानि वो नहीं करना। निद्राधिक्य पण आले आणि जागरण पण, बराबर है। तो जागरण और निद्राधिक्य ये दोषों के अनुसार कह सकते हैं कि निद्राधिक्य का तो प्राधान्य है, जागरण ज्यादा है तो हाँ वात के कारण है। और इसके आधार पर एक कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्व रूप नहीं होंगे। जितने भी पूर्व रूप बताए गए हैं वो सभी दिखने ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। अगर दिखते हैं तो असाध्यत्व हो जाता है, ये भी बताया गया है। आलस्य उचितस्य कर्मणो हानि प्रतिपदा स्वकार्ये। अल्प प्राणता का मतलब कहेंगे कि हाँ, एक तो शैलो ब्रीदिंग जिसको कहते हैं, ये एक थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर ऊपर श्वास हो जाता है। और शक्ति कम रहती है, क्योंकि ये प्राण शक्ति जो है वो कार्य करने में हमें कार्य होती है, तो शक्ति क्रम कम इस प्रकार की होती है। और लंबी सांस लेने से अच्छा लगता है। कुछ मरीजों में दीर्घ श्वास ले लेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा सा अल्प प्राणता से जुड़ा इस प्रकार का है। प्रतीकता स्वकार्येषु, स्वकार्य एनर्जी में वाटते हैं अल्प प्राणता, ये इसी प्रकार से कह सकते हैं। तो प्रतिपता यानी कि विरोध, अपना ही जो कार्य है उसके कार्य में ये मैं गलत कर रहा हूँ,
इस प्रकार की भावना होना। गुरुणाम वाक्येषु अभ्यसूया, गुरु लोगों का जो भी वाक्य है उसके बारे में असूया, इस प्रकार मत्सर। बालेभ्यः प्रद्वेषः, क्रोधद्रोहेषु द्रोहेर्षासूयार्थानां यं प्रतिकोपः, ये एक पाणिनि का सूत्र है। क्रोध द्रोह ईर्षा वगैरह के बारे में, जिसके बारे में क्रोध है उसकी चतुर्थी होती है। तो उसको संप्रदान से प्राप्त होती है और फिर उसकी चतुर्थी होती है। तो बालों के बारे में प्रद्वेष होना, तो ये एक अलग चीज है कि बालक अगर स्वस्थ है, हमसे खेल कर रहा है, मस्ती कर रहा है, तो भी उसके बारे में प्रद्वेष होना, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, द्वेष करना, तो ये ज्वर का पूर्व हो सकता है। स्वधर्मेशु अचिंता, अपना जो कर्तव्य है उसके बारे में नहीं सोचना। माल्य अनुलेपन भोजन परिक्लेशन, माल्य अनुलेपन भोजन, इसके बारे में परिक्लेश इस प्रकार का होना। मधुरेभ्यश्च भक्ष्येभ्यः प्रद्वेषः, मधुर भक्ष्य जो है उनके बारे में द्वेष निर्माण होना। अम्ल लवण कटुक प्रियता, अम्ल लवण और कटुक रस प्रिय होना। इति जड़स्य पूर्व रूपाणि भवन्ति प्राक् संतापात्, तो ये संताप के पहले ये लक्षण होते हैं। अपि च एनं संतापार्थम अनुबध्नन्ति, और संताप होने के बाद भी इसका अनुबंध चालू रहता है। तो तदेव व्यक्तता यातम रूपम इत्यभिधीयते, तो सभी के सभी लक्षण नहीं, लेकिन कुछ लक्षण तो आगे भी चले जाएंगे, रूपावस्था में परिवर्तित इस प्रकार। इत्येतानि एकैकशः ज्वरलिंगानि व्याख्यातानि भवन्ति विस्तर समासाभ्याम्, तो इस प्रकार से एकादश ज्वरलिंग ये बताई गई, विस्तर और समास दोनों तरीके से। तो ज्यादा कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, इस प्रकार से। ज्वरस्तु खलु महेश्वर कोप प्रभव सर्व प्राण भृतान प्राणहरो देहेन्द्रिय मनस्तापक, तो ये महेश्वर कोप प्रभव इस प्रकार का है, शंकर के कारण उत्पन्न हुआ। और ये दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया उसमें शंकर का अवमान किया, और फिर उमा ने वहां पे आत्माहुति दे दी अग्नि में, और फिर शंकर बड़े क्रुद्ध हो गए, और फिर उन्होंने उस दक्ष का विध्वंस किया, और उसके लिए जो राक्षस या कृत्या इस प्रकार के बनाए, वो विध्वंस होने के बाद उन्होंने पूछा कि अब हम क्या करें। तो शंकर ने कहा कि तुम अब पृथ्वी लोक पर जाओ, और जो लोग इस प्रकार से आपत्ति का सेवन कर रहे हैं उनको तुम रोगों से पीड़ा इस प्रकार कहते हैं। तो ये संताप से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ज्वर इस प्रकार का निर्माण हुआ। अब ये जो स्टोरीज है इस प्रकार की, तो आयुर्वेद अशास्त्रीय है ये कहने के लिए इन कथाओं का आधार लिया जाता है, और बताते हैं देखो यहाँ कुछ भी लिखा है, कैसे भी लिखा है, कहाँ आज का ज्वर और कहाँ ये कथा शंकर के क्रोध के कारण ये उत्पन्न हुआ इस प्रकार से। और अभी तो हमें मालूम है तो ये इन्फेक्शन है, और ये सूक्ष्म जीव रहते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगस हो या वायरस हो, इस प्रकार से, और उनके जरिए ज्वर निर्माण होता है, ये आज का विज्ञान कहता है। तो आयुर्वेद कितना अशास्त्रीय है ये बताने के लिए इन कथाओं का आधार लिया जाता है। तो मैं मानता हूं कि शब्द प्रामाणिका वयम, शब्द हमारे लिए प्रमाण है। यह शब्दाः तदस्माकं प्रमाण, जो शब्द कहे वो हमारे लिए प्रमाण है। तो ऋषि मुनियों ने जो बात बताई है उसको ठुकराने वाले हम कौन है, हम की पात्रता, हमारी पात्रता ही क्या है, योग्यता क्या है। तो इस प्रकार का वक्तव्य करने से पहले आयुर्वेद के लोग भी जब ये बताने लगते हैं तो थोड़ा दुख इस प्रकार का होता है कि सबसे अहम मुद्दा जो है
वो शब्द प्रामाण्य पर विश्वास करना। जब तक हम उन जैसे नहीं बन सकते, महाराष्ट्रस्तोमुभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञानबलेन इस प्रकार से। तो शिव की आराधना स्कूल होगा क्या होगा, राम नाम के बारे में आया है, विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये हमें माइथोलॉजी इस प्रकार की लगती है, ये मूर्खता है और अशास्त्रीय है वगैरह वगैरह, ये बातें हमें अच्छी लगती है कि सही लगती है इस प्रकार से। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की थ्योरी और उसके जरिए निर्माण होने वाले ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स इसको देखें, तो उसमें क्या अलग है। हाँ, एक विशिष्ट रोग के लिए प्रतिकार शक्ति पानी है, तो उसी रोग के जो जीवाणु है, जो उस रोग का कारण है, उनको बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही अर्ध शक्ति वगैरह इस प्रकार की स्थिति में उनको अगर हम भीतर ले लेते हैं शरीर के भीतर, तो शरीर एंटीबॉडीज निर्माण करती है उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए। और जब इस प्रकार का आक्रमण होता है तो ये एंटीबॉडीज काम करती है और उस आक्रमण को परास्त कर देती है। ये इसकी वैक्सीनेशन की थियरी इस प्रकार। अब ये जब काम पूरा हो जाता है उनका, अभी कोविड-19 की बात चल रही है, म्यूटेटेड वायरस है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव आएगी वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके लिए एंटीबॉडीज निर्माण करना ये वैक्सीनेशन का काम है। तो वैक्सीन लेकर आईजीजी की टेस्ट करें, आईजीजी अगर उत्पन्न हुए हैं, पॉजिटिव है टेस्ट, तो हम समझ लेंगे हाँ अच्छा बहुत बढ़िया, हमारे शरीर में इम्यूनिटी निर्माण हो गई है। अब ये वायरस मुझे कुछ नहीं करेगा इस प्रकार से। लेकिन ये वेव जो है वो निकल गई, और वो निकल जाने के बाद ये जो एंटीबॉडी शरीर में रहेगी वो क्या करने वाली है। जैसे शंकर को उन दैत्यों ने या उन्होंने कहा, कृत्याओं ने कहा कि अब हमारा काम कहाँ है, तो शंकर ने जैसे उनको आदेश दे दिया कि ठीक है, जो इस प्रकार का अपचार करने वाले लोग हैं उनमें तुम रोग बन जाओ इस प्रकार से। तो यही एंटीबॉडीज हमारे ही शरीर के खिलाफ काम करना शुरू होती है, हमारे ही शरीर का आक्रमण करते हैं, और फिर बहुत सारे तरीके से ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स उभर आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या फिर जुवेनाइल डायबिटीज है, या फिर सोरियासिस है, बहुत सारे बीमारियां, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है वगैरह वगैरह, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तो ये सब उभर आती है। और ये क्यों निर्माण हुआ, क्योंकि हमने एक विशिष्ट जंतु के लिए एक वैक्सीन ले लिया और उसके लिए सिर्फ एंटीबॉडीज बनाई। अब जब ऐसा होता है कि एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, शरीर उसका खात्मा कर देता है, अगर हमारी जनरल इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी इस प्रकार की है, जो नैसर्गिक इम्यूनिटी है, हमारे खाने पीने से, हमारे रहन सहन से, हमारे विचारों से, हमारे योग व्यायाम से अगर जनरल इम्यूनिटी बनती है, तो वो एंटीबॉडी निर्माण करने की भी उसमें जरूरत नहीं होती है। मैंने 2 बार मेरी टेस्ट करवाई, पिछले बरस भी करवाई और इस बरस भी करवाई, आईजीजी आईजीएम दोनों टेस्ट करवाई, ना कि एंटीजन मिला ना भी एंटीबॉडी मिली, इस बरस भी नहीं मिली इस प्रकार से। तो मेरा स्कोर 0.03 इतना ही आया आईजीजी का। अब इसको कुछ लोग कहेंगे कि अरे बाप रे, आपके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं है, तो कोविड का आक्रमण होगा तो कैसा होगा वगैरह इस प्रकार से। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे तो
फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न केवल इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपितु नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो कैंसर, डायबिटीज वगैरह इस प्रकार के कहे जाते हैं, उनके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये इम्यूनिटी बिल्डिंग का मामला कंसेप्शन से पूर्व शुरू होता है। अगर कंसेप्शन से पूर्व हम पंचकर्म करवा लेते हैं दोनों का पति पत्नी का, और फिर कंसेप्शन करवाते हैं, और फिर बाद में मासानुमासी परिचर्या वगैरह जो है वो सभी का पालन इस प्रकार से करते हैं, तो गर्भिणी में इस प्रकार की प्रतिकार क्षमता निर्माण होगी, और वो आगे सूतिकावस्था में दूध के जरिए बालक को मिलती है। और जब बाहरी दूध या अन्न शुरू करते हैं तो ऑर्गेनिक या नैसर्गिक खाना खाना है, सुवर्ण प्राशन करते रहना है, सुवर्ण सिद्ध दूध पानी ये उबाल के लेते रहना है। अगर ये सब बातें करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बरकरार है, और फिर आगे योग्य उम्र में योग, व्यायाम ये सब करते रहेंगे और मनस्थिति को काबू में रखेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और फिर ये जो महेश्वर को प्रभाव, ये मूल कारण है इसका। अगर ये नहीं होता तो ज्वर नहीं होता, कुछ और विकार इस प्रकार का होगा, लेकिन इसके कारण ये ज्वर संताप होने के कारण हुआ है, क्रोध से उत्पन्न। तो इसमें अहम बात यह है कि ये पित्त के जरिए निर्माण हो रहा है, ये बात ध्यान में रखनी है हमारे हिसाब में। और जब वैक्सीनेशन की बात आती है तो ये मुद्दा ध्यान में रखना है कि वैक्सीनेशन इज वन ऑफ द कॉजेस ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ये काफी अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर अमेरिका में इसके कारण ऑटिज्म हुआ, ये सिद्ध हुआ, और फार्मेसी को नुकसान भरपाई देनी पड़ी, ये भी बात ध्यान में रखने इस प्रकार की है। तो उपाय चिंतयन प्राज्ञा अपायमपि चिंतयेत्, उपाय का विचार करते हुए अपाय का भी विचार करना चाहिए। केवल अभी तात्कालिक लाभ होगा, इससे कोविड से बच जाएंगे, इतना ही विचार नहीं करना। तो जनरल इम्युनिटी के बारे में ज्यादा सोचना है। आयुर्वेदानुसार वॅक्सिनेशन मध्ये वापरला जाणारे दूषिविष मानविका, कारण चरकाचरण विशेष दूषिविषाः कीटविषाः वीर्य तीन वीर्य विषा वक्तव्याः, हा रेफरन्स कीट या संदर्भात तो वायरस लागू हुई था, सोच सकते हैं। वहां हीन वीर्य विष इस प्रकार के कुछ बताए गए हैं। और फिर उसमें भी वर्ण संकर की भी बात की गई है। विषयों के बारे में जो प्राणी है सविष, उनके बारे में व्यंतर ये एक बात बताई गई है जो संकर से निर्माण हुए हैं, और ये ज्यादा खतरनाक है। अगर इस प्रकार के म्यूटेटेड, डबल म्यूटेटेड, ट्रिपल म्यूटेटेड और मिक्स्ड इन्फेक्शन इस प्रकार के वायरस होंगे तो ये संकर जैसे हो जाएंगे, और ये ज्यादा डेंजरस है। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले बरस की अपेक्षा से अब इस बरस की दूसरी वेव जो है वो ज्यादा खतरनाक है। और तीसरी वेव कैसी होगी उसके बारे में तो पता नहीं है। ये सब बता रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा तो तीसरी वेव नहीं आएगी वगैरह। वैक्सीनेशन पूरा होना मुश्किल बात है, तो प्रैक्टिकली नहीं है। अब तब तक तो तीसरी वेव आ जाएगी, क्योंकि हम इसके बारे में ना कुछ सोच रहे हैं। लहान मुलांना जन्मापासून सुवर्ण वर्षा सुरू करावे की वर्षाचे झाल्यावर सुरू करें, जन्म से ही लेना है। पहला तो सुवर्ण प्राशन ही बताया है बालक के लिए, तो जन्म से ही करना है। 6 महीने कालावधी सांगितला है सुवर्ण प्राशन। तो जब तक ये बाहर का अन्न या दूध शुरू नहीं होता पहले 6 महीने के लिए, तब तक ये सुवर्ण प्राशन साक्षात कराए, और फिर सुवर्ण सिद्ध जल, सुवर्ण सिद्ध दूध देते रहे। वो पूरे जन्म के लिए भी ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें
इसके बारे में सोचना है। अगर कोरोना को रोकना है सच्ची स्थिति में, तो हर्ड इम्यूनिटी एक बात हो सकती है जो दोनों समय में कारीगर हुई है कि बहुत सारा लोग इन्फेक्टेड हो गए और फिर एक सामूहिक प्रतिकार शक्ति बन गई इस प्रकार से। या कम से कम हमारे चौखट में वो नहीं आए, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए धूपन ये बहुत बेहतर है। घर में क्लिनिक में धूपन करवाते हैं, मरीज आने से पूर्व, मरीज जाने के बाद। और ये अभी म्यूकर माइकोसिस को अगर रोकना है पोस्ट कोविड इस प्रकार से, तो अंजन, नस्य, कवल और धूमपान ये नियमित रूप से करते रहो। तो इस अगली जो वेव है, थर्ड वेव जिसको कह रहे हैं, उसको शायद हम रोक पाएंगे। अभी ये तो मुश्किल दिखता है इसको रोक पाना, और इनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। लॉकडाउन करते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसमें अर्थस्थिति बिगड़ जाएगी और बिगड़ती जाएगी, और फिर उसके लिए पैकेजेस देना वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें होंगी। तो भली भांति लॉकडाउन कम से कम रख के किस प्रकार से करना है, ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। कि अगर स्टैगर्ड टाइमिंग्स है, ये भीड़ से फैल रहा है, तो भीड़ न हो ये देखना चाहिए। और उसके बारे में जैसे बंबई में भीड़ कम करने के लिए कार्यालय के समय अलग अलग करवा दिए, करे दिए, क्योंकि वो पीक आवर्स है, उसमें लोकल पर बहुत ही भीड़ होती थी। और प्रवास करना बिल्कुल मुश्किल इस प्रकार हो जाता था। तो विभिन्न कार्यालयों के लिए विभिन्न तरीके से बताया गया था कि अलग अलग टाइमिंग्स रखे, ताकि एक ही समय पे ये लोड ज्यादा ना आए। उसी प्रकार का कुछ करना है। सम दिवस विषम दिवस के बारे में सोचना है। कुछ दुकानों को सम दिन, कुछ दुकानों को विषम दिन, इस प्रकार से कुछ करना है। मोबाइल पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाना है, और 1 घंटे में 10 या 15 से ज्यादा लोग नहीं बुलाने हैं। अपॉइंटमेंट देकर बुला सकते हैं कि अगर हमें कुछ किसी भी चीज की जरूरत है, तो एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मास्क वगैरह के बारे में अगर हम मानते हैं कि मास्क से ये कोविड पर नियंत्रण आता है, तो जबरदस्ती करवाओ, उसके लिए बड़ी सजा दे दो, बड़ा जुर्माना भुगतना पड़े, तो लोग करेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन ये इसका उपाय है। ये मैंने बताया ना, वैक्सीनेशन के जरिए जब ये एंटीबॉडीज निर्माण होती है और उनको कुछ काम नहीं रहता, हम केवल एक विशिष्ट रोग के जंतुओं के खिलाफ वैक्सीन के जरिए एंटीबॉडीज निर्माण करते हैं अपने ही शरीर में। हम हम खुद ही अपने लिए एक शत्रु बना लेते हैं। तो फिर उनको अगर काम नहीं रहा, तो वो हमारे ही नेचुरल सेल्स पर आक्रमण करते रहते हैं, और उसको ऑटोइम्यून डिसीज इस प्रकार से कहते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है, और इसलिए मैं मानता हूं कि समाज को प्री कंसेप्शन से लेकर अवगत कराना है। सभी लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, अलग चीज है, लेकिन वैद्यों में तो प्रसार होना चाहिए। उनके लिए क्या दिक्कत की बात हो सकती है?
कि जो अभी काफी वैद्य है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनको तो ये पता चलना चाहिए कि अरे इस प्रकार से हमें करना है। तो वो करने लगेंगे तो उनके जो रिश्तेदार है, उनके जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें इसका फैलाव होगा और धीरे धीरे पूरे समाज में फैल जाएगा। तो वैक्सीनेशन की जरूरत ही न हो बालकों के लिए भी, इस तरीके से सोचना है। 50 बरस पहले कहाँ वैक्सीनेशन थी। अब लोग बताते हैं कि उस समय में एपिडेमिक्स आते थे और एपिडेमिक्स के जरिए बहुत सारी हानि होती थी, इसलिए वैक्सीनेशन का महत्व बहुत ज्यादा इस प्रकार का है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जनपदोद्भव से की जो बात चरकाचार्य ने कही है, इस सभी के मूल प्रज्ञापराध, उसको कौन देखने वाला है। तो तयोर्योनि प्रज्ञापराध एवं, तो प्रज्ञापराध के कारण विनाश हो रहा है, ये बात भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। सर्वेषां वायवादीनां यद् वैगुण्यम् उत्पद्यते तस्य मूलम् अधर्मः तन्मूलम व असत्कर्म पूर्वकृतम तयोर्योनि प्रज्ञापराध है। ये जो बात चरकाचार्य ने बताई है। अभी जो पर्यावरणवादी है वो कहते हैं कि पर्यावरण का विनाश जो हो रहा है हमारे ही कारण हो रहा है, हम ही उसके लिए जिम्मेदार इस प्रकार के हो। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक हम उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि जो कम से कम आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले इस प्रकार के हैं, वो पहले इसको भली भांति समझ ले और उस दृष्टि से विचार करना आरंभ करें की सिमला टेणार हे भाकीत कशाच्या आधारावर केले जाते आणि लहान मुले बाधित होतील हे पण कशावरून ठरवतात, या मागची शास्त्रीय विचार प्रक्रिया काय आहे की केवळ ढोबळ अंदाज आहेत हे सर्व। अभी ये तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, आधुनिक वैद्य जो है वो, और जितने एविडेंस उनके फायदे के लिए है उनको तो सामने रखते हैं, जो एविडेंसेस फायदे के नहीं है उनके नुकसान वाले हैं उनको सामने नहीं रखते। तो एविडेंस ये बताता है कि कैंसर के बारे में केमोथेरेपी का सक्सेस रेट अमेरिका में 2.1% और ऑस्ट्रेलिया में 2.3%, इतना ही है। ये एविडेंस सामने आया ही नहीं लोगों में, पब्लिश्ड है फिर भी सामने नहीं आया, क्योंकि वो एलोपैथी फार्मेसी के फायदे का नहीं है। और थर्ड वेव आने वाली है, ये अगर एविडेंस बेस्ड बनता है, समझ लेते हैं कि हाँ एविडेंस बेस्ड है कि जो दो वेव का अभ्यास किया गया उसके आधार पर थर्ड वेव आएगी, और विदेशों में आई भी है इस प्रकार से। और वैक्सीनेशन के जरिए वो सौम्य हो जाती है या कम हो जाती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो इसको समाज में फैलाना ही है, जैसे कि उसके बजाय कोई चारा ही नहीं है, यही एकमात्र चारा है इस प्रकार से। तो एविडेंस बेस्ड होने के कारण लोग मान लेते हैं हाँ थर्ड वेव आने वाली है। और युवा पीढ़ी पिछले वेव में युवा पीढ़ी बाधित नहीं हुई, लेकिन अभी इस सेकंड वेव में युवा पीढ़ी बाधित हो गई है। 42 से 60 वर्ष के बहुत से आदमी बीमार हो गए इसमें, और मृत्यु भी हुई कुछ लोगों की, बच्चों भी इसमें शामिल हो गए, बच्चों की भी मृत्यु हो गई। अब इसमें जो व्यवस्था चल रही है उसका दोष है या वायरस की स्ट्रेंथ बढ़ गई है ये कारण है, या और कुछ कारण है, मिसमैनेजमेंट ये कारण है, इसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। मूल रूप से कारणों को देखना, और ये जो भय का माहौल खड़ा किया गया है ये भी एक अहम चीज है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। ज्यादातर मृत्यु जो हो रहे हैं वो भीति से हो रहे हैं, लोगों का धैर्य बिल्कुल कम हो गया है। और अभी
हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार की अगर बातें हैं तो असमर्थता भयंकराणाम, ये जो बात होती है उसके जरिए डेथ हो रहे हैं, ये इसको कौन देख रहा है? फिर भी 80% लोगों में लक्षण नहीं है, ये भी अनदेखी चीज है। अगर आपको लोगों तक बात पहुंचानी है कि इतने बाधित हो गए हैं, तो उसका सब क्लासिफिकेशन भी दे दो कि 2 लाख नए मरीज मिल गए हैं और उसमें से 1,80,000 सिम्टम फ्री है, सिम्टम लेस। डिक्लेयर करो कम से कम। माइल्ड सिम्टम्स वाले 15,000 है और सीवियर सिम्टम्स वाले 2,000 है, इस प्रकार से जिनको अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत है। और आइसोलेशन से भी फायदा होता है, जैसे स्प्रेड नहीं होता है, तो आइसोलेशन के बारे में सोचना है। और आइसोलेशन जब करेंगे तो मॉरल कैसे बूस्ट करना है उसके बारे में सोचना है। अभी यहाँ का करवे नगर का जो आइसोलेशन सेंटर आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है, वहाँ फ्री है, एक तो मुफ्त है कि जिनके घर में आइसोलेशन की सुविधा नहीं है उन लोगों के लिए। फिर उसके साथ में कुछ योगा है, हास्य क्लब वगैरह है, कुछ दवाइयां हैं, माइल्ड सिम्टम्स है तो उसको दवाई देनी है आयुर्वेद की वजह। तो ये अच्छा तरीका है, लेकिन 135 करोड़ की इस आबादी में, इस देश में सभी तरीके की बातें सुचारू रूप से प्रचलन में लाना और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होने देना। सभी बातों, सभी जो चीजें हैं उसके बारे में हम उसमें से पैसे कैसे कमाएंगे, अगर यही दृष्टि कुछ लोगों की रहेगी तो मुश्किल है। हम मानवता से प्रेरित अगर काम करेंगे तो अच्छा काम होगा, मानवता के लिए उपयुक्त इस प्रकार का। लेकिन ये अगर मकसद नहीं है हमारा तो मुश्किल इस प्रकार के रहे। और जिनको मदद चाहिए रियली, उनके पास उनके को मिल नहीं रही है, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। लोकांना घाबरवण्यासाठीच करतात आणि आता केवळ लहान मुलेच कमी बाधित झाली होती, त्यामुळे त्यांनाच टार्गेट केले जाते। जसे आपण मनावर ठसवतो तसेच दृष्टीस दिसते। तो इसमें ऐसा है ना कि बच्चे अगर इस प्रकार से बीमार हो जाते हैं तो फिर एक साइकोलॉजिकल टेंशन बढ़ जाता है। उनके लिए माँ बाप कुछ भी करेंगे, कितना भी पैसा खर्च करें। तो ये एक इस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ये भी बात हो सकती है। एक तरफ सहानुभूति होती है कि अगर बच्चे इस प्रकार से बीमार होते हैं तो सभी लोगों की सहानुभूति उसके लिए होती है, लोग पैसा भी देते हैं, ये भी बात सही है। और दूसरी तरफ अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बड़ा सदमा होता है, इसके बारे में भी कोई संदेह नहीं है। कल एक पत्रक आया था, कोई बालक है और 16 करोड़ कुछ बीमारी है, उसके लिए 16 करोड़ खर्च आने वाला है, तो इसके लिए मदद करो, इस प्रकार से। आश्चर्य की बात है कि केवल एलोपैथी लेकर ही वो ठीक होगा, ये कहाँ का विचार है? उसके बारे में आयुर्वेद, होम्योपैथी या और कुछ साइंसेस, इसके बारे में विचार हुआ ही नहीं है। और 16 करोड़ नहीं मिलेंगे तो उसकी जान नहीं बचेगी, तो ठीक है, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना, लोग देने वाले भी रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे जब कभी मुझे फोन आए थे कि ऐसा ऐसा हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं या लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप चंदा दे दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मेरे पास मरीजों को भेजो, मैं मुफ्त में इलाज करूंगा, आयुर्वेद का इलाज करूंगा। फोन कट कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनको तो उस बारे में सोचना भी नहीं है, आयुर्वेद का इलाज करना है वगैरह इस प्रकार से।
आंध्र प्रदेश में नस्य नेजल ड्रॉप से कोविड ट्रीटमेंट करने वाले वैद्य के यह गार्डी और उनका फॉर्मूला इन्वेस्टिगेट के लिए है, ऐसे न्यूज थी कल। क्या ये संभव केवल नस्य से संभव है? केवल नस्य से नहीं है तो अश्रोतन है। और उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है और कई लोगों ने उसका अनुभव लिया है। एविडेंस बेस्ड है। अगर सिद्ध करो ना, आईसीएमआर को क्या हुआ है? आईसीएमआर इसके बारे में दखलंदाजी दे सकती है, आयुष दखलंदाजी दे सकती है, और सचमुच ये बात सच है या नहीं है देख सकती है। अगर ये सच निकला इस प्रकार से, तो आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा इसके जरिए। तो ये तो ये वो नहीं चाहेंगे। ये इस बात स्पष्ट है इस प्रकार से। लेकिन वो मुफ्त में दे रहा है, ये एक अहम मुद्दा है, और बहुत सारे मंत्री आमदार वगैरह ने भी उसका अनुभव लिया है। ये भी अच्छी बात इस प्रकार की है। जब मैं कॉलेज में था, सेकंड ईयर में ऐसा कुछ, तो एक जर्मन के डॉक्टर का आइरिस डायग्नोसिस इस प्रकार का एक व्याख्यान रखा गया, और उसमें एक अजीब बात ऐसी थी कि केवल आइरिस का फोटोग्राफ लेके पूरे शरीर के बारे में जितनी भी बीमारियां हैं उसका निदान हो सकता है। सभी का रिप्रेजेंटेशन नेत्र में है, ऐसा उसका कहना था, और इस तरीके से निदान होता था। और उससे भी आश्चर्य की बात थी कि केवल नेत्र में ड्रॉप्स डाल के उसकी चिकित्सा हो सकती थी, शरीर के पूरे बीमारी। तो आइरिस डायग्नोसिस एक अलग बात है, और ये आंखों में दवा डाल के उसके बारे में होता था, ये भी एक अजीब बात है। आतापर्यंत 30 ते 40 कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलो आहे, 2 वेळा अँटीबॉडी टेस्ट केली, ती निगेटिव्ह आली। आणखी एका परीक्षित बाबतीत ती पॉझिटिव्ह, तिच्या प्रतिमध्ये सर्व लक्षणे होती, तो निगेटिव्ह, आणि त्याची अँटीबॉडी टेस्ट देखील निगेटिव्ह। याचे उत्तर मी माझ्या एमबीबीएस मित्रांना विचारल्यास त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते। तो अभी ये टेस्ट के बारे में हम किस पर भरोसा करेंगे? अनबायस इस प्रकार के रिसर्चर्स होने चाहिए, और फिर शायद वो कुछ बता सकेंगे। यहाँ पे डॉक्टर अशोक काळे है, एलोपैथी के डॉक्टर है, प्रिवेंटिव मेडिसिन के डॉक्टर है, रिटायर्ड है अभी। तो वो खिलाफ है वैक्सीनेशन के, और उनसे शायद बात करेंगे तो कुछ पता चले कि ये एंटीबॉडी और ये जो टेस्ट है अनबायस क्या है। पूर्णचंद्रोदय अंजन दुधातून विषयी करताना पाहिले आहे एक ज्येष्ठ वैद्याने इन इमर्जन्सी केसेस। ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य आता है कि जैसे ये आइरिस डायग्नोसिस और नेत्र में दवा डालकर सभी रोगों को ठीक करना, ये बात बताई है। रिफ्लेक्सोलॉजी एक अलग है, पांव तल में, हस्ततल में बहुत सारे पॉइंट्स है, और फिर वहां का मर्दन करते हैं उस पॉइंट्स पर पर्टिकुलर, तो शरीर ठीक होता है, ऐसा उनका भी कहना है। ये मेरिडियंस चाइनीज मेडिसिन के अनुसार है, उनकी जो एक्यूपंक्चर की जो थ्योरी है, वहां उस प्रकार के नीडल्स डालेंगे तो ये प्रवाह ठीक होते हैं, ऐसा उनका भी कहना है। कर्णपाली व्यधर, ऐसा करने से कर्ण का आकार जो है, कर्ण कशपुली का, वो गर्भ जैसा इस प्रकार का है, तो उसमें भी पूरे शरीर के पॉइंट्स है, और उसमें अगर सूचीवेद करेंगे तो पूरा शरीर ठीक हो सकता है, ऐसा उनका भी कहना है। प्राणी क्लिनिक वालों का एक अलग कहना है कि डिस्टेंट फीलिंग भी कर सकते हैं। तो ये अगर एविडेंस बेस्ड है कि इससे होता है, परिणाम होता है और लोग ठीक होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे कि इसको प्लासिबो इफेक्ट कहें, कि ये सब हो रहा है, ये केवल मानसिक खेल है, इसमें शास्त्रीय बात कुछ नहीं है वगैरह।
चाइनीज वाले तो नहीं मानेंगे कि एक्यूपंक्चर केवल मानसिक खेल है इस प्रकार से, होम्योपैथी वाले भी नहीं मानेंगे कि ये केवल मानसिक खेल है इस प्रकार से, उसमें कुछ है जो एलोपैथी के समझ में नहीं आ रहा, जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जरिए समझ में नहीं आ रहा। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जरिए ही सभी बातों का विचार हो सकता है, सभी बातों के बारे में सुझाव मिल सकती है। तो मानना मूर्खता इस प्रकार की है, प्रत्यक्ष में अल्पा मनोतर अप्रत्यक्ष। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ भी पता नहीं है, यही समझना अच्छा है। जैसे मैग्नेटोथेरेपी भी है, चुंबकीय चिकित्सा इस प्रकार से। तो काफी लोग विभिन्न प्रकार से काम कर रहे हैं, कुछ हद तक उनको सक्सेस भी हो रहा है। तो हमें किसी दूसरे चीज के बारे में गलत है या ऐसा हो ही नहीं सकता वगैरह वगैरह ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं। हमारा ज्ञान कितना है, हमारा अनुभव कितना है, तुम सच्चे रूप से उसको समझने की कोशिश करो। अगर ये सही है बात, तो उसको आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखना है इसके बारे में सोचो। हमारा शास्त्र बहुत व्यापक है, हम सभी को हमारे में समेट कर सकते हैं। ये है, मध उकळून त्यावर केलेले औषध डोळ्यात सोडले जाते, आंध्र प्रदेश घटना। विषाचा उपयोग दिसतो, मध उकळणे विषवत होते। एक तो सही बात यह है कि क्या डाल रहा है उसके बारे में निस्संदेह ज्ञान होना चाहिए। और फिर उससे जो दावा किया जा रहा है ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, वो सचमुच ही बढ़ती है, दूसरा कोई कारण नहीं है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर ये होता है तो इसका प्राण से कुछ संबंध रहेगा। ये हमारे हिसाब में अगर जोड़ना ही है उसको कहीं, तो प्राण से जोड़ना पड़ेगा। और वैसे मुद्रा भी एक अलग चीज है। मुद्रा को भी अगर हम करेंगे तो शायद प्राण ऑक्सीजन लेवल बढ़ सकती है। ये तो आसान है, कुछ करने की डालने की जरूरत नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है। लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए, ये पहली बात है। और फिर उस प्रकार से करने से सचमुच अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है तो उसी का प्रचार प्रसार करें। हम क्यों उसके बारे में झिझक जाए। जर रेमडेसिवीर बिना एव्हिडन्स वापरलं गेलं, सध्या बॅन देखील केलंय, तर मग असे अंजन एक्सेट्रा ग्रंथोक्त एव्हिडन्स बेस आहे, तर वापरायला सुरू करायला का एवढा वेळ लागतोय, का वेळ घालवते सरकार। सच्ची रूप में इसकी इन्वेस्टिगेशंस करना, ये सभी बातें देखना, ये बात नहीं होती अभी। एलोपैथी का ही वर्चस्व है पूरे विश्व भर में, केवल भारत में है ऐसा नहीं है, पूरे विश्व भर में है। और किसी दूसरे अन्य शास्त्र को ऊपर आने देना उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके अस्तित्व का प्रश्न निर्माण हो जाएगा। इसको बहुत समय लगेगा, लेकिन ये हो सकता है, ये वो भी जानते हैं। और इसलिए इस प्रकार के प्रयासों को हाँ, बेकाबू बताना, ये उनके लिए अहम चीज इस प्रकार की। लेकिन अगर सच्चे साइंटिस्ट है तो वो मान सकते हैं कि अगर हाँ ठीक है, एविडेंस बेस्ड है, तो हम इसको मान लेंगे। तो एविडेंसेस क्रिएट करना जरूरी है, एविडेंस दिखाना जरूरी है। ये अगर बात हो जाती है तो ये भली भांति इस प्रकार का हम समझ पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अभी की सिचुएशंस में किस प्रकार से मार्ग निकालना है। मोदी जी ने क्या किया कि एलोपैथी के डॉक्टरों को अलग बुलाया, आयुर्वेद के डॉक्टरों को, आयुर्वेद होम्योपैथी डॉक्टरों को अलग बुलाया। बाकी लोग उनको तो बारे में कुछ संदेह ही नहीं है, उनको बुलाने का कोई सवाल ही नहीं है इसके पास। अगर इकट्ठा बुलाते तो शायद ये जो प्रतिकार शक्ति वगैरह की जो बातें हैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र होती।
और प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है ये ज्यादा सोचें। जैसे अभी विटामिन सी का प्रयोग करना है प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, तो फार्मेसी तुरंत पॉइंट पिकअप कर लेगी, ठीक है चलो हम विटामिन सी बेचेंगे इस प्रकार से। आयुर्वेद वाले कहेंगे चलो हम च्यवनप्राश बेचेंगे इस प्रकार से। तो जो अपने अपने फायदे की चीज है वो लोगों तक पहुंचाने का इस प्रकार का तरीका होता है, लेकिन ये सभी स्वार्थ प्रवृत्त है। मानव जात के लिए क्या हित है ये देखने वाले बहुत ही कम लोग। तो अगर हमें सचमुच इस संकट का सामना करना है और इसमें से बाहर निकलना है, तो बायस न होते अनबायस होकर सभी चीजें करनी चाहिए। और ठीक है ना, तो फिर इस प्रकार से अंजन से होता है या प्राणायाम से होता है, खाना अच्छा खाने से होता है, योग और व्यायाम से होता है, जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बहस करो अगर ये थर्ड वेव को रोकना है तो। लेकिन कोई भी इसके बारे में बताने वाला नहीं है अभी। तो हमें खुद करना है, हमें खुद लोगों की तरफ ये पहुंचाना है कि ये करो इस प्रकार से। और पहले हमें ही शुरुआत करनी है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, ये सभी मत्स्य धूम अंजन वगैरह ये सभी करने हैं, योग और व्यायाम करना है, और नैसर्गिक या ऑर्गेनिक कम से कम ये खाना है। तो हम लोगों को कह सकें कि ये सब करो, तो थर्ड वेव फोर्थ वेव कितनी भी वेव आएंगी, कौन से भी और वायरस आएंगे, तो भी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। तो ठीक है, लेटेस्ट न्यूज इज दैट जिंक रिलेटेड टू म्यूकोरमाइकोसिस growth. It is being consumed by patients inadvertently. मालूम नहीं है अभी जिंक कहाँ से जाता है, किस तरीके से अंदर जाता है। तो ठीक है, ये इस प्रकार के संशोधन आते रहेंगे, और ये फिर एक लिमिटेड इस प्रकार के संशोधन है, सर्वांगीण विचार होना जरूरी है, और उसके लिए कोई सुझाव नहीं दे। हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक का अलग अलग विचार है, और उसके आधार पर वो जिंक सप्लीमेंट्स घेतात लोग या। तो ये एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो इन सभी के बारे में सर्वांगीण दृष्टिकोण रखना है, ये सबसे अहम मुद्दा। इस प्रकार रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शीर्षेभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठुप्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमतु च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानवाकः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।